अच्छा See, RSI means relative strength index. इंडेक्स। इंडेक्स जहां पे इंडेक्स हम लोग बोलते हैं वहां पे इंटू 100 आता है, पता है आप लोगों को। यस यस यस। जहां पे इंडेक्स नाम आएगा वहां पे कैलकुलेशन पार्ट है इंटू। बाय परसेंटेज 100। अगला लक्षात। हम्म। तो आरएसआई जो है, आरएसआई इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस ऑफ द स्टॉक। बुक के ऊपर कुछ नहीं जाना है भाई मेरे, सोचो। तो बहुत सारे लिखे ओके। हुए बुक्स, यूट्यूब, ये सब उल्लू बनाने के धंधे। बुक्स पढ़ने लायक है, बहुत सारे बुक्स है, मगर कौन सा बुक पढ़ना चाहिए और कहां से क्या आपको एग्जैक्टली लेना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो एक ऐसा इंडेक्स जो स्टॉक का क्या बताता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। मतलब द पर्टिकुलर स्टॉक हैज अ स्ट्रेंथ और वीकनेस। अगर स्टॉक स्ट्रेंथ में है तो वो कौन से जोन में रहेगा, पुलिस जोन में रहेगा। तो बुलिश जोन अगर में। स्टॉक वीक है तो कहां पे रहेगा, बेरिश जोन। बेरिश जोन। ये समझ में आया। सो आरएसआई इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टॉक। मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली ऑलमोस्ट 95% पीपल यूज आरएसआई। जो भी टेक्निकल एनालिस्ट अपने आप को अगर कहते हैं तो मैं भी यूज करता हूं, मेरे चार्ट में लगा हुआ रहता है सिर्फ नंबर देखने के लिए। नंबर क्यों देखूंगा मैं, नंबर से पता चलेगा ना कि वेदर इट इज अबव 50 और बिलो 50। आया समझ में। और एक चीज के लिए, आरएसआई ऊपर से नीचे जा रहा है कि नीचे से ऊपर आ रहा है, ये भी देखना जरूरी है। 50 अगर है, रेंज 50 में भी है, whether it is going from bottom or it is coming from the top, तो तभी मालूम पड़ेगा ना कि RSI is weak or strong. So RSI is actually used to identify the weaknesses and the strength of the price. RSI कैलकुलेट कैसे होता है, RSI कैलकुलेट कैसे होता है पता है आप लोगों को। आरएसआई कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत है आरएस निकालने। आरएस मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ। आरएस कैसे निकालेंगे, तो आरएस निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आरएस कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे दिया है आरएस इज इक्वल टू 100 माइनस 100 1 प्लस आरएस। आरएस कैसे निकालेंगे, आरएस निकालने के लिए आरएस इज इक्वल टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एवरेज यू एंड एवरेज डी। एवरेज यू एंड एवरेज डी का मतलब है, शंकर ना आपका दिला है खूब मोटा, अक्षर दिया। शंकर को बहुत अंदर से सब समझ में है। सी, आरएसआई इज कैलकुलेटेड ऑन 14 डेज पीरियड। आरएसआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं, 14 डेज पीरियड, 14। उसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। मगर ये आरएसआई कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे। आरएसआई कैलकुलेट करने के लिए यू नीड अ डेटा। कौन सा डेटा चाहिए आपको, कौन सा डेटा डेटा। चाहिए, आरएसआई। कोई भी हम लोग ने जैसे अभी सिंपल मूविंग एवरेज निकाला 22 का, सो द कैलकुलेशन ऑफ 22 डेज, बरोबर। 44 डेज का कैलकुलेशन मींस समिंग अप देन डिवाइडिंग बाय 44। आगे लक्षात। और यस सर। 22 समिंग अप करेंगे और 22 डिवाइड करेंगे क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से। तो आरएसआई को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आरएसआई फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ पर्टिकुलर रेंज। कौन सा रेंज का डेटा चाहिए, सो तो आरएसआई फाइंड आउट करने के लिए वेल्स वाइल्डर, ये आरएसआई जो है 1970s में आया है, 78 में इसका फाउंडेशन हुआ है। जो क्रिएशन है, जो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर्स जो थे सबसे पहले इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल यूज के लिए थे, नॉट फॉर पर्सनल यूज। तो ये कमर्शियल यूज पर बैठ के फाइनेंशियल क्या बनाया गया है, टूल बनाया गया है। इसके लिए to identify the strength and weaknesses of the stock, कि वहां से लोगों ने भी पैसे कमाए। तो जिसने आरएसआई बनाया उसका नाम है वेल्स वाइल्डर। उसमें लिखा है क्या, एक मिनट देखने दो, क्योंकि ये बंदा बुरा मान जाएगा तो फिर मुझे ऊपर आके परेशान करेगा कुछ दिन बाद।
लिखा है, किधर लिखा है? अच्छा, थर्ड लाइन मध्ये आहे. ओके, बाय वेल्स वाइल्डर लिखा है क्या? किधर लिखा है? मैंने नहीं लिखा है ना. हे बघा ना सर इथे 100 आहे ना 0 to 100 जे वेळ हाँ सर, जीरो वेल्स वाइडर जूनियर, हाँ, मुझे तो अभी भी नहीं दिखा वेल्स है. वाइडर जूनियर. हे बघा सर इथे अच्छा, हाँ, जे वेल्स वाइडर क्रिएटेड द इंडिकेटर. मुझे बस हर एक का नाम देना था, मैंने दे दिया. ठीक है, भले वेल्स वाइल्डर हो, फिर जेरल्ड एप्पल हो, इन सबका नाम आना जरूरी है, क्योंकि हम लोग उनके नाम पे पैसे खा रहे हैं. पैसे उसी के नाम से कमाएंगे ना हम लोग. और कौन देने वाला है? और कोई दूसरा एप्पल देने वाला है क्या? नहीं, एप्पल वगैरह पैसे नहीं देते. सो जेरल्ड एप्पल, सॉरी, वेल्स वाइल्डर. वेल्स वाइल्डर ने इसका फॉर्मेशन किया है इन 1978. आई होप 78 के आसपास उसका फॉर्मेशन हुआ है. और उसने फॉर्मेशन करने के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया. तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करने के लिए सबसे पहले उसको ईएमए का कैलकुलेशन करना पड़ा. किसमें? सिस्टम के अंदर. और सिस्टम के अंदर ईएमए का एक्सप्लेनेशन मतलब फॉर्मेशन करने के बाद, फॉर्मुलेट करने के बाद, देन ही फाइंड आउट दी आरएसआई. सो आरएसआई फाइंड आउट करने के लिए उसने क्या किया? एक रेंज आइडेंटिफाई की. मतलब एक रेंज, डेट रेंज होना चाहिए. म्हणजे जर आरएसआई फाइंड आउट करायचं आहे तर किती दिवसाचा डेटा घ्यायचा मागचा, लास्ट कितने दिन का डेटा लेना पड़ेगा हमको. तो वो उसने क्या किया? 14 days. तो उसने किया क्या? सबसे पहले बैक टेस्टिंग किया. जे वेल्स वाइल्डर जो है, वेल्स वाइल्डर ने सबसे पहले उसके ऊपर क्या किया है? बैक टेस्टिंग किया. बैक टेस्टिंग किया मतलब उसने फाइंड आउट किया कि व्हिच डेटा इज गिविंग अस द अ परफेक्ट डेटा. तो उसने 10 डेज पे भी किया होगा, 9 डेज पे किया होगा, 7 पे किया होगा, 20 पे किया होगा, 13 पे किया होगा. Then he come to conclusion number 14. और 14 नंबर जो है, 14 नंबर पे उसे आइडेंटिफाई करने के बाद उसे ये पता चला है कि 14 नंबर्स, अगर हमें आरएसआई निकालना है तो 14 इज अ परफेक्ट नंबर. मगर 14 क्या? 14 डेज. सो उसमें लिखा हुआ है एवरेज. अब यहाँ पे लिखा है ना, दिख रहा है यहाँ पे, आरएस इज इक्वल टू जो 14 डेज है, 14 डेज में क्या लिखा है उसने? एवरेज अप. मतलब 14 में से कितने दिन प्राइस पॉजिटिव थी. समझ में आया? आरएसआई कैलकुलेशन हमें करना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है. आ रहा लक्षात? आरएसआई उसने कैलकुलेट कैसे किया है? एवरेज अप एंड एवरेज डाउन. Now, तो अगर समझो 10 डेज प्राइस ऊपर थी एंड 4 दिन नीचे थी, तो कैसे रहेगा? पुलिस में रहेगा ना. कैसे पुलिस में रहेगा? क्योंकि 10 डेज ऊपर है, 4 डेज नीचे है, तो आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है. 1:1 होता देन इट इज डिफरेंट स्टोरी. मगर यहाँ पे क्या स्टोरी आ रहा है? 2.5 टाइम्स मोर देन डाउन. अगर 14 डेज प्राइस अप है और 4 डेज प्राइस डाउन है, then RSI will calculate automatically. It's in a bullish trend, bullish zone. हमें करना कुछ नहीं होता. मुझे सिर्फ आप लोगों को कैसे फॉर्मूला दिया हुआ है उसने, ये मुझे आप लोगों को बताना है. ठीक है, तो बताया गया है उसने कि एवरेज डे अप एंड एवरेज डे डाउन. और आरएस निकालने के बाद 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरएस. ये आरएसआई निकालने का फॉर्मूला है. ये जो हम लोग निकालने वाले नहीं है, पहली बात तो दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है. ये कैलकुलेशन कौन करेगा हमारे लिए? सिस्टम करके देगा. मुझे सिर्फ आप लोगों को ये समझाना था कि हाउ एक्चुअली आरएसआई वर्क. आरएसआई कैसे कैलकुलेट करता है? 7 डेज अप, 7 डेज डाउन. और उसी कैलकुलेट करने के बाद 100 प्लस 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरएस निकालने के बाद यू विल कम टू नो द आरएसआई नंबर. तो हमें तो ये आरएसआई नंबर निकालना नहीं है. ठीक है, हमें तो इतना तो पता चला है कि आरएसआई निकालने के लिए एवरेज डे अप होना चाहिए, एवरेज डे डाउन. अगर 7 डेज अप है, 7 डेज डाउन है, तो इक्वल में मिलेगा एवरेज. तो
प्राइस कहाँ पे खड़ी होगी आरएसआई पे 50 के आसपास, मतलब नीदर प्राइस इज बुलिश और बेरिश, ट्रेंड न्यूट्रल है समझ में आरएसआई। देखो यूट्यूब से नहीं सिखा रहे हैं हम लोग बुक से ही सिखा रहे हैं, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। सी यहाँ पे एवरेज ऑफ ऑल डाउन मूवमेंट एंड एन लिखा हुआ है, मतलब कितना दिन ऊपर होगा कितने दिन नीचे होगा, और वो कैलकुलेशन के बाद वी कम टू नो दी आरएसआई नंबर, और आरएसआई नंबर देन वी कैन फाइंड आउट वेदर द आरएसआई इज इन अ बुलिश जोन और बेरिश जोन। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, तो अभी आरएसआई में जो मैंने फॉर्मूला दिया था आपको, एक प्रोफॉर्मा दिया था, फॉर्मूला नहीं दिया, एक प्रोफॉर्मा जो दिया था, वो प्रोफॉर्मा में क्या बताया? प्रोफॉर्मा मतलब हर एक इंडिकेटर का सेम प्रोफॉर्मा होगा, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये बैंडेड है, बैंड के ऊपर तो भागेगा नहीं, बैंड के ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इट विल बी विद इन द बैंड, हर एक के लिए सेम बैंड है, ठीक है ना? तो अभी ये सेम बैंड में अगर है तो इसमें भी कुछ ट्रेंड है, मतलब सुपर बुलिश, सुपर बुलिश मतलब ट्रेंड एक्सट्रीमली बुलिश है। सो तो आरएसआई का लेवल कहां पे होगा? हाँ, सी आरएसआई नेवर गोज अबव 80, आरएसआई हार्डली गोज अबव 84, हार्डली गोज अबव 84, 84 85 के ऊपर नहीं जाता है आरएसआई। और जिस भी स्टॉक का आरएसआई 100 के आसपास है, सबसे पहले पैसे निकल के भाग जाए, वो तो ऑपरेटर है, वो तो ऑपरेटर है। हाँ समझ में? तो आरएसआई जो है नेवर गोज अबव 85, 85 के ऊपर नहीं जाता है, मुझे लाके दिखा दो कहीं पे है 80 90 के आसपास आरएसआई, तो मुझे भी स्टडी करने के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि आरएसआई के ऊपर क्या होता है, आरएसआई के ऊपर पीएचडी होती है, एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट का, तो उसके ऊपर पीएचडी की जाती है, आरएसआई के ऊपर अलग से बुक लिखे जाते हैं, ऑलरेडी वेल्स वगैरह का बुक है, और बहुत सारे लोगों ने सिर्फ आरएसआई के ऊपर पीएचडी किया, बाकी किसी भी इंडिकेटर के ऊपर पीएचडी नहीं है। पीएचडी मतलब संशोधन, संशोधन और किसी ने किया नहीं, वेल्स फाइंडर इज नो मोर एक्चुअली, मगर उसी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने आरएसआई के ऊपर क्या किया, संशोधन किया। तो आरएसआई नेवर गोज अबव 85, अगर सुपर बुलिश भी है तो रेंज उसका होगा 84 से 70 और 63 के रेंज में, यहाँ पे दिया हुआ है रेंज कौन सा है देखो, 80 एंड 60। RSI अगर in situation the RSI refuse to fall below 60 and seek support near 60, RSI tend to swing between 60 and 80, मतलब जहां पे ट्रेंड एक्सट्रीमली बुलिश है तो RSI क्या करेगा, will take the support near 60 and 80, 80 will be the resistance and 60 will be the support। देख रहे होते हैं बाउंस नहीं जाता है नक्की, दिस इज फॉर सुपर बुलिश, सुपर बुलिश म्हणजे ट्रेंड एक्सट्रीमली बुलिश है, सुपर बुलिश वर्ड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड इज एक्सट्रीमली बुलिश, बुलिश ब्रेकआउट हो चुका है। सेकंड इज बुलिश रेंज, व्हेन अ स्टॉक इज राइजिंग RSI will not fall below 40। सी अगर स्टॉक बुलिश है, अगर स्टॉक बुलिश है तो ओवरबॉट क्या होता है, ओवरबॉट 70 है एंड 30 क्या है, ओवरसोल्ड जोन है। अगर स्टॉक बुलिश है सो व्हाई द स्टॉक विल गो टू द ओवरसोल्ड जोन, जिगजैग क्यों करेगा, 30 के पास क्यों जाएगा स्टॉक, ओवरसोल्ड होने के लिए क्यों जाएगा, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, प्राइस 30 के पास कब जाती है, ओवरसोल्ड होने के लिए, मगर ओवरसोल्ड कौन करेगा, व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग द स्टॉक। मगर यहाँ पे आरएसआई में स्टॉक कोई सेल नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टॉक को होल्ड करके रखा हुआ है, कोई सेल नहीं कर रहा है, तो 70 के पास जाने के बाद सिर्फ ओवरबॉट होगा, और जब नीचे आएगा देन प्राइस विल नॉट गो अप टू 30,
तो एक मॉडरेट बुलिशनेस यहाँ पे दिखेगा कि if the RSI does not go below 40 and takes support near 40, Bitcoin आले लक्षात when the stock is bullish, so RSI will not go up to 30 to become oversold. Oversold means somebody has sold the stock or everybody has sold the stocks or maybe 50% stocks already sold out, but people are already